पहला है लेवल फर्स्ट, इसमें क्या पूछेगा, परिभाषा पूछ सकता है। दूसरा, पर्वत की विशेषता पूछ सकता है। तीसरा, पर्वतों के महत्व पूछ सकता है। जैसे ऐसे ही पूछ देगा पर्वत किसे कहते हैं, तो आपको 3 पॉइंट लिख के आना है। पर्वतों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, या पर्वतों के कोई 3 महत्व लिखिए। ये वो चीज है जो हर बच्चा लिख सकता है, इसलिए मैंने इसको रख दिया है लेवल 1 के। अब लेवल 1 का भी प्रश्न पूछता तो है, एमपीपीएससी ने इसी बार पूछा एनडीएमए क्या है। अब आपदा प्रबंधन में अगर आप एमपीपीएससी में इतना हल्के स्तर का प्रश्न पूछोगे, तो फिर मैं इसको लेवल 1 में ही शामिल करूंगा। तो कल को तुम यह पूछ सकते हो कि पर्वत क्या है, कल को ये भी पूछ सकते हो कि पर्वत की विशेषता क्या है, पर्वत के कोई 3 महत्व लिखो। तो दिमाग में स्टार्ट हो गया कि नोट्स में ये 3 चीजें तो होनी चाहिए। अच्छे से पर्वत के 3 पॉइंट मैं सिखाऊंगा, 3 विशेषताएं मैं सिखाऊंगा, 3 महत्व मैं सिखाऊंगा। लेवल 1 खत्म। फिर आते हैं लेवल 2 पर। लेवल 2 थोड़ा सा और टफ हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन आएंगे पर्वतों के वर्गीकरण को लेकर, मतलब प्रकार पूछ लेगा। बताओ गुंबद पर्वत किसे कहते हैं, बताओ ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं, या ज्यादा से ज्यादा पूछेगा ब्लॉक पर्वत के कोई 3 उदाहरण, बलित पर्वत के कोई 3 उदाहरण, कोई 3 सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत बताइए, जैसे कि इस बार एमपीपीएससी 2022 में आया था। तो वर्गीकरण का मतलब जितने प्रकार के पर्वत हो सकते हैं, उन सभी पर्वतों को ऐसे पढ़ना है कि उनके 3-3 उदाहरण हमारे दिमाग में घुसे रहें। इसका मतलब लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। एक और इसमें है विश्व के प्रमुख पर्वत। 7 महाद्वीप हैं, सबसे पहले उन 7 महाद्वीप के पर्वतों को पढ़ डालो। पिछली बार उन्हें अफ्रीका के महाद्वीप से किलिमंजारो पूछा, इस बार उन्होंने यूरोप के महाद्वीप से आल्प्स पूछा, अगली बार वो उत्तर अमेरिका महाद्वीप से पूछेंगे, फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से पूछेंगे। तब तक उनके पूरे साल हो जाएंगे, फिर वो सिलेबस बदल देंगे। तो बहुत हाई फाई हमें पर्वत नहीं पढ़ने हैं। दुनिया के प्रमुख पर्वत जो चर्चा में हैं, जो मोटे मोटे रूप से नाम सुने हैं, उनको कंप्लीट करके जाना है। उसा जिनके नाम नहीं सुने, तुमने नहीं सुने तो किसी ने नहीं सुने होंगे, छोड़ के चले आना, जैसे हिस्ट्री का 3 मार्कर छोड़ा था आप लोगों ने। और टफ लेवल पे आ जाओ थोड़ा सा। ये है सबसे खतरनाक लेवल 3। इसको समझने के लिए हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से कॉन्सेप्ट है। इसको मैंने सबसे लास्ट में रखा है, यानी पहले हम बेसिक जानकारी आपको दे देंगे, फिर बताना होगा कि निर्माण की प्रक्रिया, खासकर उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत, जैसे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, कोवर का भूसन्नति सिद्धांत, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। ऐसे कोई भी सिद्धांत जिनसे पर्वतों की उत्पत्ति सिद्ध हो रही हो, उनको थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ के जाना है। थोड़ा थोड़ा इसलिए क्योंकि 5 नंबर में ही पूछ सकते हैं, 11 नंबर में ही पूछ सकते हैं। और एमपीपीएससी की विशेषता ये है कि जो प्रश्न वो 11 नंबर में पूछना चाहिए वो 3 नंबर में पूछ लेते हैं, और जो प्रश्न 3 नंबर में आना चाहिए उसको वो 11 नंबर में कर देते हैं। बच्चा बड़ा कंफ्यूज कि कंटेंट को संभालें तो संभाले कैसे। और इस बार एमपीपीएससी 2022 में हिस्ट्री में ऐसा हुआ भी है कि जिसका 3 नंबर नहीं बना पा रहे उसको तुमने 11 नंबर में पूछ लिया। इसलिए मेंटली कंप्लीट रहना कि कोई 3 मार्कर्स नहीं है एमपीपीएससी में, कोई 5 मार्कर्स नहीं है, टॉपिक है। वो भरोसा नहीं अगर पूछ ले कि आल्स पर्वत के पर टिप्पणी करो 11 नंबर में, तो ना कर पाओगे। इसलिए जो भी चीजें आएंगी सामने उनको डिटेल में पढ़ना है, पर ऐसे डिटेल में पढ़ना है कि वो हमारे सिलेबस से संबंधित हो, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मैच कर रही हो कि ये पैटर्न वो पूछ सकता है। तो ये 3 पैटर्न है। सबसे पहले हम बेसिक लेवल पर बात करेंगे, पर उस बेसिक लेवल पर बात करने से पहले हमें ये समझना है कि हम यहाँ तक क्यों पहुंचे, पर्वत तक क्यों पहुंचे। तो हम पर्वत तक साहब इसलिए पहुंचे क्योंकि हमको सिलेबस में कहा गया है प्रमुख भौतिक लक्षण पढ़ने के लिए। और मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि जब मैं बोलूं प्रमुख, तो इसका मतलब जो सिलेबस में दिया गया है, जो सिलेबस में है, वो इसका अर्थ हो जाएगा। दूसरा आपको यहां पर दिख रहा है भौतिक। भौतिक का मतलब आप समझ पा रहे हो, भौतिक का मतलब है स्थलाकृतियां। सीधी सी बात खत्म हो गई। और लक्षण का क्या मतलब है, मैंने बताया था, ऐसे लक्षण जिनका संबंध निर्माण से हो,
ऐसे लक्षण जिनका संबंध प्रक्रम से हो और ऐसे लक्षण जिनका संबंध विकास से हो। कुल मिला के अंत में ये निष्कर्ष निकला कि सर हमको ये भौतिक लक्षण पढ़ने कहाँ से है। तो भाई भौतिक लक्षण पढ़ोगे भूगोल से, भूगोल ही तो पढ़ रहे हो। अब भूगोल में कौन सा वाला भूगोल, मतलब अरे सर मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल की भौतिक भूगोल। अरे भैया भौतिक लक्षण पढ़ रहे हो तो भूगोल के अंतर्गत भौतिक भूगोल में पढ़ना पड़ेगा। तो जो हम क्लास कर रहे हैं यह भौतिक भूगोल की है, क्योंकि भूगोल की कई सारी शाखाएं हैं। तो भूगोल की एक शाखा है जिसका नाम भौतिक भूगोल है। अब हम पढ़ रहे हैं भौतिक लक्षण भौतिक भूगोल के अंतर्गत, पर इसमें भी कई उप शाखाएं हैं, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और भू आकृति विज्ञान। तो जो हम भौतिक लक्षण पढ़ रहे हैं वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत भू आकृतिक विज्ञान में पढ़ रहे हैं। तो रुक जाओ यहीं पर, भू आकृति विज्ञान। अब हमारे सिलेबस में कहीं भी भू आकृति विज्ञान नहीं दिया गया, लेकिन भू आकृति विज्ञान में हम भौतिक लक्षण पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भू आकृति विज्ञान को परिभाषित करो। तो इसके प्रश्न को तैयार करिए, और इसके उत्तर में हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, स्टॉलर को या ब्लूम को या डाल्टन को, किसी को भी यहाँ पे शामिल कर सकते हैं, कि स्थलाकृतियों के क्रमबद्ध ज्ञान के अध्ययन को ही भौतिक विज्ञान कहा जाता है, जो भौतिक भूगोल की एक शाखा है। हमने सिखाया है आप लोगों को। तो फाइनली हमें ये समझ में आया कि हम भू आकृति विज्ञान पढ़ रहे हैं। भू आकृति विज्ञान में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सिलेबस में भौतिक लक्षण दिया गया है। अब जो ये भू आकृति विज्ञान है, अगर इसको हम देखें इंग्लिश में तो जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। तो ये जो जियोमॉर्फोलॉजी है यह ग्रीक भाषा का शब्द है। ये सब शब्द आपको मेंस में काम आएंगे। कि सोचो अगर भू आकृति विज्ञान आपको लिखने के लिए बोला गया, कहीं 5 नंबर में आ गया तो क्या करोगे? तो शब्दों की कमी ना पड़े इसलिए ध्यान रखना कि यह ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है। जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो समझ में आता है, जियो का मतलब पृथ्वी, मॉर्फो का मतलब स्वरूप, और लॉजी का मतलब अध्ययन। तो पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के स्वरूपों का अध्ययन करना ही जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है। स्वरूप का मतलब क्या है? यहाँ पर स्वरूप का मतलब है स्थलाकृतियां। स्वरूप का मतलब क्या हो गया? स्थलाकृतियां। रुक जाओ, यहां से क्वेश्चन उठाओ। ये क्वेश्चन तुमसे क्या सीख लिया कि भू आकृति विज्ञान किसे कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन 3 मार्कर्स में यहां से उठाओ, स्थलाकृतियां किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं टोपोग्राफी। तो स्थलाकृतियां समझना ऐसे उच्चावच हैं, एक तो ये लिखोगे, उच्चावच को इंग्लिश में कहते हैं रिलीफ्स। तो स्थलाकृतियां ऐसे उच्चावच हैं जिनमें याद रखना खुद का परिमाण होता है मैग्नीट्यूड, खुद की ज्यामिति होती है जियोमेट्री, खुद का द्रव्यमान होता है मास, और खुद का आयतन होता है वॉल्यूम। उनको स्थलाकृतियां कहा जाता है। तो जो भी हम स्थलाकृति पढ़ेंगे, अगर सोच कर देखो 5 नंबर में आ जाए स्थलाकृति लिखने के लिए, तो कम से कम हमारे शब्द हों हमारे पास अगर, तो हम 3 मार्कर्स को 5 मार्कर्स में तोड़ मरोड़ के लिख तो पाएंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि यदि आपको एमपीपीएससी का मेंस पास करना है तो ये अनप्रिडिक्टेबल है एक प्रकार से आयोग। अनप्रिडिक्टेबल इसलिए है क्योंकि यह अपना पैटर्न कब चेंज कर दे इसको खुद मालूम नहीं रहता। तो अगर तुम किसी को सोच रहे हो कि ये वाला 3 मार्कर्स में ही होगा तो तुम पागल हो। अब एमपीपीएससी में अगर कोई तुमको 3 मार्कर्स का सामान दिख रहा है तो वो 5 मार्कर्स में भी तैयार रखो और 11 मार्कर्स में भी तैयार रखो। कैसे तैयार रख सकते हो? इसी प्रकार से कि हम पढ़ तो इसको 3 मार्कर्स के रूप में रहे हैं, पर हमने इसमें कुछ ऐसे शब्द ऐड कर लिए हैं कि अगर जरूरत पड़े तो हम इसको 5 मार्कर्स में भी तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास शब्दावलियां हैं तो वाक्य बनाने में दिक्कत नहीं होगी। अब अगर 4 शब्दावलियां हैं तो 4 लाइन तो वाक्य बनी जाएंगे ना, और ज्यादा ज्यादा 5-6 लाइन लिखनी होती हैं। कुल मिला के हम फैकोलॉजी कर लेंगे जब स्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगी तब। समझ पा रहे हो? तो जैसे ही हम यहाँ पे रुके तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे कि स्थलाकृतियां क्या है।
या स्थलाकृतियां किसे कहते हैं? इसका जवाब हम अच्छे से दे पाएंगे। हो सकता है यहां से दूसरा प्रश्न पूछा जाए कि स्थलाकृतियां कितने प्रकार की होती हैं, या मैं कहूं स्थलाकृतियों की श्रेणियां बताइए, कितने प्रकार की श्रेणियों में स्थलाकृतियों को बांटा गया है, यानी स्थलाकृतियों के श्रेणियों के प्रकार बताइए। अब स्थलाकृति का मतलब तो समझ में आ गया कि जिसका खुद का परिमाण हो, आयतन हो, द्रव्यमान हो, ज्यामिति हो, वो सब स्थलाकृतियों में आ जाएगा। तो जब हमसे पूछा गया कि उच्चावच स्थलाकृतियों की श्रेणियां बताइए, तो उच्चावच श्रेणियां बताओ, तो ये 3 प्रकार की होती हैं उच्चावच श्रेणियां। पहला प्राथमिक श्रेणी के उच्चावच। अब जब मैं उच्चावच बोलूं तो आप तो स्थलाकृति ही समझोगे। दूसरा द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच, और तीसरा तृतीयक श्रेणी के उच्चावच। अभी तक आपने 2 प्रश्न ढूंढे। पहला भू-आकृति विज्ञान किसे कहते हैं, बना लोगे आप। दूसरा स्थलाकृति किसे कहते हैं, बना लोगे आप। तीसरा स्थलाकृति श्रेणियों के प्रकार बताओ, तो 3 प्रकार के, प्राथमिक श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी और तृतीयक श्रेणी। प्राथमिक श्रेणी में किस प्रकार के उच्चावच आते हैं? जो पृथ्वी के निर्माण के समय ही निर्मित हो गए। तो पृथ्वी के निर्माण के समय जो निर्मित हुए वो 2 ही हैं, एक महाद्वीप के तल और एक महासागर के तल। एमपीपीएससी में अगर पूछे कि प्राथमिक श्रेणी के उच्चावच में किन को शामिल किया जाता है, तो आप बोलेंगे महाद्वीपीय तलों को और महासागरीय तलों को। फिर समय बीता, फिर आते हैं द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच। द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच ऐसे उच्चावच होते हैं जो महाद्वीप और महासागरों पर निर्मित होते हैं, पर निर्माण के लिए जिस बल का प्रयोग होता है वो होता है अंतर्जात बल। तो महाद्वीप और महासागर के तलों पर बनने वाले ऐसे उच्चावच जिनमें प्रमुख रूप से अंतर्जात बल का योगदान होता है, उनको हम बोलते हैं द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच। और इसमें अगर एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो पर्वत, पठार और मैदान। अब इससे आप लोग निष्कर्ष क्या निकालोगे वो समझना। ये जो सिलेबस लिखा है ना बेटा, सपोज करो कि अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि आल्प्स किसे कहते हैं, यानी आल्पस पर्वत किसे कहते हैं, समझना, या आल्पस पर्वत और प्रश्नवाचक चिन्ह खत्म हो गया। अब तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि साला कहां पे है, नहीं याद आ रहा है मुझे, तो तुम्हें इतनी बात समझ में आई कि मास्टर ने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो पर्वत है वो स्थलाकृति है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? और यह पर्वत स्थलाकृति है, और वो भी कौन सी, तो आप ऐसे लिखेंगे द्वितीयक, पहला पॉइंट लिख रहे हैं, श्रेणी के उच्चावच हैं। मतलब आल्पस श्रेणी, आल्पस पर्वत क्या है, द्वितीयक श्रेणी का उच्चावच है। ऐसी पठार लिख के आ जाए, मान लो मालवा में लिखना है, तो एक लाइन तो आप ये जरूर लिख के आना कि द्वितीयक श्रेणी का उच्चावच है। मैदान आ जाए तो द्वितीयक श्रेणी का उच्चावच है। सामान्यतः पर्वत और पठार को द्वितीयक श्रेणी का उच्चावच माना जाता है, क्योंकि द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच वो होते हैं जो पृथ्वी के अंदर भू भौतिक, भू रासायनिक क्रियाओं के अंतर संबंध से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उस ऊर्जा का जो बल के रूप में परिवर्तन होता है, और उस बल से जो सतह पर परिवर्तन होते हैं, उन्हीं सतह के परिवर्तन से जो परिमाण आयाम निर्मित होते हैं, उनको हम स्थलाकृति कहते हैं, द्वितीयक वाली। ज्यादा परेशान नहीं होना है। अब मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि ऐसा नहीं है कि द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच में केवल अंतर्जात बल का ही योगदान है, नहीं, इसमें बहिर्जात बल का भी योगदान है, क्योंकि अकेला अंतर्जात बल काम करेगा ही नहीं। कैसे, मैं इस चीज को समझाता हूं। अगर जैसे मान लो कि पर्वत एक स्थलाकृति है, समझना, पर्वत क्या है, एक स्थलाकृति है। अब अगर मुझे स्थलाकृति की परिभाषा लिखनी है तो समझना, ऐसे उच्चावच जो
बहिर्जात बल, बहिर्जात बल एवं अंतर्जात बल के आनुपातिक दर के प्रतिफल का परिणाम होते हैं। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के आनुपातिक दर के प्रतिफल का या प्रक्रिया का परिणाम होता है, प्रतिफल होता है। प्रक्रिया कर लो यहाँ पे। सर हम नहीं समझे। अरे बड़ा आसान है यार। मानो कि ये पृथ्वी है, तुम यहां खड़े हो अपने बाबू के साथ, और यहां पर एक हैंडपंप लगा हुआ है। अब इस हैंडपंप का पाइप कहाँ जाएगा? पृथ्वी के अंदर। तो तुम बोलते हो कि पानी पाताल से आ रहा है, यही तो बोलोगे। भूगोल में थोड़ा सा चेंज करना है। जहां ये हैंडपंप लगा है या जहां तुम खड़े हो, भूगोल में इसको सतह कहा जाता है। और जहां ये पाइप गया है हैंडपंप का, इसको कहते हैं केंद्र। अब बताओ, इस हैंडपंप का पाइप भूगोल की भाषा में क्या हो रहा है? सतह से केंद्र की ओर जा रहा है। तो पानी कहां से आ रहा है? केंद्र से सतह की ओर आ रहा है। तो जिस प्रकार से पानी केंद्र से सतह की ओर आता है, ऐसे ही हमारे पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा बन रही होती है वो भी पृथ्वी के केंद्र से सतह की ओर भागती है, और वो ऊर्जा बल का रूप लेती है और हमारे सतह पर आकर कुछ परिवर्तन करती है। और वो परिवर्तन से हमारी सतह के परिमाण, आयतन, ज्यामिति इत्यादि में परिवर्तन होता है। उन्हीं परिवर्तनों को हम स्थलाकृतियां कहते हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं समझना कि ये हाथ है इस प्रकार से। अब यहां पर हैंडपंप लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसके नीचे वाले हिस्से में पृथ्वी का केंद्र होगा, और पृथ्वी का केंद्र मान लो यहाँ है। अब यहाँ पर एक ऊर्जा बनती है, और वो ऊर्जा इस प्रकार से आगे जा रही है, और वो पृथ्वी के इस वाले पार्ट में टकराई, और मान लो कि ज्वालामुखी के रूप में यह ऊर्जा सतह पर ऐसे निकल रही है। अब ये जो सतह पहले सपाट थी, अचानक से इतनी उठ गई ऊपर, तो जो ये उठ गया है इसको उच्चावच कहेंगे, या सतह पर कहीं गड्ढा हो गया है तो उसे उच्चावच कहेंगे। अब ये जो ऊपर उठा है, ये क्यों उठा है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर से बल लगा होगा, उसको हम कहते हैं अंतर्जात बल। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि अंतर्जात बल ने निकाला, सपोज करो कि 1 मीटर पेन बाहर निकाला, लेकिन जो बहिर्जात बल है जिसमें हम हवा, नदी, ग्लेशियर इन सबको शामिल करते हैं, तो जो अंदर के शक्तियों ने पर्वत के निर्माण को बनाना शुरू किया, पर्वत जैसे जैसे ऊपर जा रहा था, अब जिस प्रकार से मैं पेन निकाल रहा हूं, पर्वत ऐसे तो बनते नहीं होंगे। पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया तो बहुत स्लो होती है। करोड़ों साल में पर्वत इंच इंच ऊपर जाते हैं। तो जितना पर्वत ऊपर आएगा, हवा इससे टकरा रही होगी, नदियां इससे बह रही होंगी, ग्लेशियर इससे बह रहा होगा। तो जब नदियां और हवा टकराएंगी तो घर्षण होगा, वो घर्षण होगा तो स्वाभाविक इसमें रगड़न होगा, रगड़न से इसका छिलना शुरू होगा। वो जब यह छिलेगा तो इसकी हाइट कम होगी कि ज़्यादा होगी? कम होने लगेगी। तो अंतर्जात बल ने कितना निकाला? सपोज करो 1 मीटर, और बाहिर्जात बल ने इसको मान लो काट दिया आधा मीटर, तो बचा कितना तुम्हारा? आधा मीटर। तो यही तो कह रहा हूं कि अंतर्जात बल 1 मीटर, बहिर्जात बल आधा मीटर ने दोनों काम किए, और उनका जो अनुपातिक है, अब चूंकि अंतर्जात बल ज्यादा है, अनुपात में 1 था, और बहिर्जात बल ने आधा काटा तो अनुपात में आधा का था, तो दोनों के अनुपातिक कार्य दर का प्रतिफल, दोनों के आनुपातिक कार्य दर का प्रतिफल, प्रतिफल कितना बचा? आधा मीटर। समझना, निकला कितना था? 1 मीटर। बहिर्जात ने कितना काटा? आधा मीटर। तो अंतर्जात ने 1 मीटर निकाला, बहिर्जात ने आधा मीटर काटा, बचा कितना? आधा मीटर। तो जो ये बच रहा है अंतर्जात और बहिर्जात के दोनों के काम करने के बाद, इसे ही स्थलाकृति कहेंगे।
तो स्थलाकृति क्या है? अंतर्जात और बहिर्जात बल के आनुपातिक कार्य दल का प्रतिफल है। अब सोचो, अगर आप इस लेवल की स्थलाकृति की भाषा लिख के आओगे तो नंबर आएगा कि नहीं आएगा? अब स्थलाकृति अगर 5 नंबर में आ गई तो तुमने ये वाली भाषा लिख दी, फिर नीचे लिख देना इसकी विशेषताएं। क्या विशेषता होती है स्थलाकृति की? वो 5 पॉइंट, परिमाण, आयतन, फलाना ढिकाना। हो गया 5 नंबर कंप्लीट। बोलो हाँ या ना। तो ऐसे समझना कि अगर मैं कहता हूं बहिर्जात बल, बा बहिर्जात बल इज ग्रेटर देन, मतलब बड़ा है, अंतर्जात बल। आप समझ पा रहे हो बेटा? अब इसका मतलब बताओ क्या हुआ? मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि ये पृथ्वी की सतह है। अब हमें समझ में आने लगा। यहां पर हैंडपंप था, पाइप अंदर गया, इमेजिन हो रहा है बेटा? तो पृथ्वी के अंदर से एक आंतरिक बल ने काम करना शुरू किया, और काम करने से अंदर से जो शक्तियों ने काम किया, तो मान लो एक पर्वत बन रहा है इस प्रकार से। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो पर्वत है वो केवल आधा मीटर ऊपर निकला, और ये आधा मीटर निकला है क्योंकि अंतर्जात बल ने इतना ही काम किया। लेकिन इस बार हवाएं तेज चल रही हैं, नदियां तेज बह रही हैं, ग्लेशियर बहुत ज्यादा बह रहा है, तो वो काट ज्यादा रहा है और बन कम रहा है। तो जब मैं बोलूंगा कि बहिर्जात ज्यादा है, अंतर्जात कम है, इसका मतलब है विनाश ज्यादा हो रहा है, निर्माण कम हो रहा है। जब मैं बहिर्जात ज्यादा बोलूंगा तो इसका मतलब सीधा समझना कि ये विनाश को बता रहा है। बहिर्जात बल ज्यादा होने का मतलब है विनाश, और अंतर्जात बल ज्यादा कम होने का मतलब है निर्माण। तो मतलब बिगड़ ज्यादा रहा है, बन कम रहा है। इसीलिए ज्वालामुखी हमारी नजर में विनाश है, पर भूगोलवेत्ता की दृष्टि से वो निर्माण है। क्योंकि ज्वालामुखी जब फटेगा तो अंदर का मलबा सतह पर बिछलेगा, और उसकी नजर में वो निर्माण हो रहा है चट्टानों का। लेकिन हवा जब उसको वहां से हटा देगी, काट देगी, अपर्दन कर देगी, तो भूगोलवेत्ता की नजर में वो विनाश हो रहा है। तो जो अपर्दन हमारी नजर से काम, क्योंकि अपर्दन होगा तो मैदान बनते हैं, वो भूगोलवेत्ता की नजर से विनाश है। तो आप ऐसे भी दिमाग में रख लेना कि जब भी बोलूंगा बहिर्जात बल तो समझना अपर्दन, और जहां हो रहा है अपर्दन तो समझ जाना कि विनाश हो रहा है। और मैं बोलूंगा अंतर्जात बल, इसका मतलब ज्वालामुखी फट रहा है, और जहां होगा अंतर्जात बल इसका मतलब निर्माण हो रहा है। अब तुम बताओ, जब मैं बोल रहा हूं बहिर्जात बल ज्यादा है, अंतर्जात बल कम है, तो इसका मतलब है सर विनाश ज्यादा हो रहा है, निर्माण कम हो रहा है। और विनाश कितना हुआ था अभी जल्दी बताओ? आधा मीटर। नहीं नहीं, निर्माण कितना हुआ है? आधा मीटर। हाँ। हम्म, आ जाओ, चढ़े जाओ मेरे ऊपर। तुम एक काम करो, सब लोग निकल जाओ ना। हाँ ठीक है, मैं निकल जाऊंगा। घर से फोन आ रहा है। ठीक है ठीक है। हाँ मैं बंद कर दूंगा। क्या कह रहा था मैं? सतह है, सतह है ये। तो मान लो कि निर्माण कितना हुआ? आधा मीटर। पर निर्माण तो कम है इस वाले कॉन्सेप्ट में, और विनाश ज्यादा है। तो विनाश हो रहा है 1 मीटर, तो पहले आधा मीटर कटेगा, अब जगह समतल हो गई। अब आधा मीटर और कटेगा तो गड्ढा होगा ना। यानी समझना, ये समतल, फिर ऊंचा, फिर समतल, फिर नीचा, फिर समतल। तो ये वाला है तुम्हारा कंडीशन 1, ये कंडीशन 2, ये कंडीशन 3, ये कंडीशन 4। अब यहां क्या कह रहा है कि देखो मैदान एकदम समतल है, इसका मतलब है कि जो अंतर्जात बल है वो बराबर है बहिर्जात बल के। यानी एक ही मीटर ऊपर आया, एक ही मीटर कट गया तो सपाट हो गया। तो जब भी तुम्हें कहीं सपाट मैदान में दिखाई दे तो इसका मतलब अंतर्जात बल इज इक्वल टू बहिर्जात बल। आई बात समझ में? अब ये वाला पॉइंट देखो दूसरा, यहां पे जो समतल जमीन थी वो ऊपर की ओर उठ गई है, इसका मतलब है अंतर्जात बल इज ग्रेटर देन बहिर्जात बल। यानी कि निकला है 1 मीटर, या मैं ऐसे कह दूं कि निकला है 10 मीटर और कटा है 5 मीटर। यहां पे क्या होगा?
निकला भी था 10 मीटर और कट भी गया 10 मीटर, तो 0 वैल्यू। ये तीसरा फिर से देखो, फिर सपाट हो गया। इसका मतलब फिर कंडीशन क्या हो गई, अंतर्जात बल इज इक्वल टू बहिर्जात बल। और फिर ये वाला पॉइंट देखो, इसमें है अंतर्जात बल बहुत कम है बहिर्जात बल के, यानी अंतर्जात बल से निकला 5 मीटर था लेकिन कट गया 10 मीटर, तो यहां गड्ढा बन गया। इसी गड्ढे को बेसिन कहा जाता है और इसको हम पर्वत कहते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं, पर्वत हो, मैदान हो, बेसिन हो, पठार हो, ये सब के सब अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के आनुपातिक कार्य दल का प्रतिफल होते हैं, उन्हीं को स्थलाकृतियां कहते हैं। बेसिन क्या है, स्थलाकृति। पर्वत क्या है, स्थलाकृति। मैदान क्या है, स्थलाकृति। पठार क्या है, स्थलाकृति। स्थलाकृति समझ में आ गई तो फिर हम आगे इस पर बात करना चाहेंगे। डन हो गई बात यहां तक? चलो, तो हम मुद्दे पर आते हैं। तो द्वितीयक श्रेणी बताओ क्या है? तो द्वितीयक श्रेणी का मतलब ऐसी स्थलाकृतियां जो अंतर्जात बल के प्रभाव से बनती हो, पर इसके साथ साथ बहिर्जात बल का इंपैक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा भैया, हवा कहां ले जाओगे तुम? मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि जब पृथ्वी पर पर्वत बन रहे थे तब हवा नहीं थी? बात तो सही है, वायुमंडल नहीं था। तृतीयक में आ जाओ, तृतीयक में आ जाओ। जब हम तृतीयक की तरफ आएंगे तो इसमें क्या है प्रमुख रूप से, कि ऐसी स्थलाकृतियां जो बहिर्जात बल के कारण बन रही हों। बहिर्जात बल का मतलब है अपरदन से बन रही हो। अपरदन को इंग्लिश में कहते हैं वेदरिंग, इरोजन। अपक्षय से बन रही हो, अपक्षय को इंग्लिश में कहते हैं वेदरिंग। अपक्षय और अपरदन से अगर कोई स्थलाकृतियां बनती हैं तो उन्हें बहिर्जात स्थलाकृतियां कहा जाता है। अब ये जो स्थलाकृतियां हैं ये निक्षेपण से बन सकती हैं, है ना। निक्षेपण और अपरदन से बनने वाली सभी स्थलाकृतियों को इस प्रकार से हम शामिल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लॉयस के मैदान, एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, लॉयस के मैदान। तो ये इस प्रकार से हमसे पूछा जाएगा प्राथमिक श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी, तृतीयक श्रेणी। इसका पीडीएफ आपको लिंक मिल जाएगा उस पे जाके टेलीग्राम पे, पर अभी नहीं मिलेगा। जितनी भी पीडीएफ हैं वो 15 दिन के बाद मिलेंगी, क्योंकि मेंस चल रहा है तो सभी जो स्टाफ है वो छुट्टी पे है मेरा, इसीलिए लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ। और वैसे भी पूरा मेंस ऐसे ही लिख लिख के पढ़ाऊंगा ना। अरे बोलो रे, समझ में आया कि नहीं आया? आया, आगे बढ़ो। अगर समझ में आ गया तो फिर आगे बात चलने दो। हमने क्या सीख लिया? हमने ये सीख लिया है कि जो स्थलाकृतियां हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। वो उसमें सबसे प्रमुख होती है प्राथमिक स्थलाकृति। प्राथमिक स्थलाकृति में एक प्रकार से समझो कि पृथ्वी एकदम कैसी है, सपाट है। पृथ्वी कैसी है, सपाट है। अब इसी सपाट पृथ्वी में, जो कि ऐसी थी, कोई बल लग जाए तो वो ऊबड़ खाबड़ हो जाएगी। और जब यह ऊबड़ खाबड़ हो जाएगी तो यह द्वितीय क्रम का श्रेणी हो जाएगा, समझ पा रहे हो? या फिर इसमें अपरदन हो जाए तो तृतीय क्रम का श्रेणी हो जाएगा। यानी कि द्वितीय और तृतीय क्रम का जो उच्चावच है वो प्राथमिक स्थलाकृतियों के ऊपर ही बनेगा, फिर वो चाहे महाद्वीप पे बने वो चाहे महासागर पर बने। क्लियर है? चाहे महाद्वीप पर बने चाहे महासागर पर बने। अब प्रश्न तो तुम्हारे दिमाग में यही आ रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि प्राथमिक स्थलाकृतियां, जो कि इमेजिन करो कि एकदम सपाट थी, अचानक से उनमें द्वितीयक और तृतीयक क्रम की स्थलाकृतियां आने लगी। तो तुम कहोगे क्योंकि ये जो हमारा प्राथमिक उच्चावच था वो अब सपाट नहीं रहा, उसमें परिवर्तन होने लगा। अच्छा, परिवर्तन कैसे हो रहा होगा? सपाट था, अब उसमें परिमाण आने लगा, अब उसमें ज्यामिति आने लगी, अब उसका आयतन आने लगा, अब उसका द्रव्यमान बढ़ने लगा। तो ये जो परिवर्तन हो रहे हैं यह क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी की जो सतह है अब उसमें संचलन हो रहा है। ये संचलन क्यों हो रहा है? क्योंकि संचलन के लिए कोई ना कोई बल काम कर रहा है। और ये बल कहां से आ रहा है? तब आप सीखोगे कि ये जो बल है यह पृथ्वी के अंदर से भी आ रहा है और यह पृथ्वी के बाहर से भी आ रहा है। तो कुल मिला के जो द्वितीयक और तृतीयक क्रम की स्थलाकृतियां हैं
यह इसलिए बन रही हैं क्योंकि पृथ्वी की सपाट सतह पर परिवर्तन हुआ, अर्थात उसमें संचलन हो रहा है, अर्थात उसमें कोई ना कोई बल लग रहा है। तो हमको अब ये सीखना पड़ेगा कि ये बल कहाँ से आ रहा है, अंदर से आ रहा है या बाहर से आ रहा है। अगर पृथ्वी के अंदर से बल आएगा तो अंतर्जात बल, और पृथ्वी के बाहर से आएगा तो बहिर्जात बल। अब अंतर्जात बल किसे कहते हैं, क्वेश्चन हो गया। बहिर्जात बल किसे कहते हैं, क्वेश्चन हो गया। अंतर्जात बल से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनेंगी, क्वेश्चन हो गया। बहिर्जात बल से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनेंगी, क्वेश्चन हो गया। तो अब हम बात करते हैं बल को लेकर। बाकी आपने भूगर्भ शास्त्र मुझसे पढ़ा होगा, तो बल के लिए पूरी कहानी मैंने समझाई है। अब मैं उतना अंदर नहीं जाऊंगा। जिन्होंने भूगर्भ शास्त्र नहीं पढ़ा है, एप्लीकेशन पर रिकॉर्डेड अवेलेबल है, वहां जाकर आप पढ़ सकते हो। ठीक ठाक पढ़ा दिया है मैंने। अब मुद्दा फिर से वही है कि मुझे बताओ कि पृथ्वी की सतह पर जो स्थलाकृतियां हैं, चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीयक हो या तृतीयक हो, जब हम स्थलाकृतियां बोलेंगे तो दिमाग में रखना पर्वत, पठार, मैदान, खत्म बात। तो जो हम सिलेबस में पढ़ रहे हैं पर्वत, पठार, ये सब हमारे लिए क्या हो गई अब स्थलाकृतियां, दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो स्थलाकृतियां सिलेबस में हमको पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, यह क्यों बन रही हैं? तो तुमने कहा यह इसलिए बन रही है क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई बल काम कर रहा है। अब ये जो बल है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक आंतरिक बल, आंतरिक बल का मतलब बोलो इंटरनल फोर्स जो पृथ्वी के अंदर से आएगा, और एक बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स जो पृथ्वी के बाहर होता है। जो बाह्य बल है इसमें हम शामिल करेंगे किसको, इसमें शामिल करते हैं अनाच्छादन को। अनाच्छादन को इंग्लिश में कहते हैं डेनुडेशन। नोट करो प्रश्न, डेनुडेशन किसे कहते हैं? तो आप बोलना कि बहिर्जात बल के अंतर्गत एक ऐसी संयुक्त प्रक्रिया जिसमें अपर्दन, अपक्षय और बृहद क्षरण शामिल होता हो, बृहद क्षरण शामिल होता हो, उसको अनाच्छादन कहा जाता है। और अनाच्छादन से तृतीयक श्रेणी की स्थलाकृतियां बनती हैं। तो भाई साहब प्रश्न भी मिल गया तुमको, उत्तर भी मिल गया। अपर्दन को इंग्लिश में इरोजन कहा जाता है, इसको इंग्लिश में वेदरिंग कहते हैं, और इसको कहते हैं मास वेदरिंग, बृहद क्षरण को। तो बाह्य बल यानी अनाच्छादन के लिए हम अलग से क्लास करेंगे, यानी पहले हमारा जो फोकस होगा वो आंतरिक बल पर होगा, इसीलिए इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर रहे हैं। क्लियर है? तो आज जो हम पर्वत पढ़ने वाले हैं उसमें बाह्य बल को हम पढ़ेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी। आप बस इतना समझना, मैं बाह्य बल बोलूंगा तुम अपर्दन समझ लेना। एक्चुअली क्या है, जब कोई पर्वत बनता है और वो कटना शुरू होता है तो हम उसको अपर्दन कहते हैं। जैसे कि अरावली बना, अंतर्जात बल। अब क्या है कि उसमें अपर्दन ज्यादा हो रहा है, निर्माण नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अपर्दन इज ग्रेटर देन निर्माण, तो वो उसकी हाइट कम होती जा रही। तो ऐसे पर्वतों को जिसमें अपर्दन ज्यादा हो, अंतर्जात बल कम हो, उन्हें अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। जब हम आगे आएंगे तब इस शब्द को उठाएंगे। फिलहाल थोड़ी देर के लिए इसको पोस्टपोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी क्लास पर्वतों की है। और पर्वत बाह्य बल से नहीं बनते, बिगड़ते जरूर हैं, बनते नहीं हैं। पर्वत निर्माण के लिए आंतरिक बल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जो आंतरिक बल है यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। किस आधार पर? गति के आधार पर। गति के आधार पर आंतरिक बल के दो भाग हो गए। कौन कौन से? वो देखो, पहला पटल विरूपण। अब पटल विरूपण को इंग्लिश में कहते हैं डायस्ट्रोफिक। पटल विरूपण ऐसा अंतर्जात बल है, ध्यान रखना, जो महसूस नहीं होता। जो क्या नहीं होता? महसूस नहीं होता। दूसरा, लंबी अवधि तक चलता है, लंबी अवधि तक चलता है। अब बताओ पटल विरूपण क्या है?
तो आप बोलोगे ऐसा आंतरिक बल जो लंबी अवधि तक कार्य करे लेकिन मानव को महसूस ना हो, उसे हम पटल विरूपण कहते हैं। और याद रखना यह निरंतर चलता रहता है। खत्म, यही लिखना है, इसमें कुछ कुछ और करना ही नहीं है तुम लोगों को। एक्चुअली यही इसका आंसर है। एक्चुअली यही इसका आंसर है। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा है आकस्मिक। इंग्लिश में कहते हैं इसको सडन मूवमेंट। तो जो पटल विरूपण है यह निरंतर चलता रहता है, कभी महसूस नहीं होता। लेकिन जो ये आकस्मिक है, जो कि अंतर्जात बल है, वो गति के आधार पर है। एक याद रखना है, जो पटल विरूपण है यह मंद गति से होगा, महसूस नहीं हो रहा है ना, तो किस गति से होगा? मंद गति से। मतलब इसके चलने से पृथ्वी हिलती है। पटल विरूपण जो पृथ्वी के अंदर काम कर रहा है, जब वो काम करता है तो पृथ्वी में कंपन होता है, पर हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि बहुत मंद गति से हो रहा है, महसूस ही नहीं हो सकता। लेकिन गति के आधार पर जो दूसरा पॉइंट है वो है आकस्मिक। आकस्मिक का मतलब है तीव्र, अचानक और महसूस किया जा सकता है। जैसे भूकंप, यह अंतर्जात बल का सबसे अच्छा उदाहरण है, पर महसूस हो सकता है। ज्वालामुखी, सुनामी, अब देखो ध्यान से अपने सिलेबस में जाके कि भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी हमारे सिलेबस में भी दिया गया है। ये रहा यहां पर देखो, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, ये सब हमको पढ़ने हैं। और इन सब का संबंध लगभग पृथ्वी के आंतरिक भागों से ही है, लगभग पृथ्वी के आंतरिक भागों से ही है। क्या मैं ये बात समझा पाया हूं आपको? अब पटल विरूपण को 3 नंबर में लिखने के लिए बोला जाए, आ सकता है। आकस्मिक संचलन को 3 नंबर में लिखने के लिए बोला जाए, आ सकता है। आंतरिक बल आ सकता है, बाह्य बल आ सकता है। आंतरिक बल से किस प्रकार की स्थलाकृतियां बनेंगी, उदाहरण लिखिए, लिख दोगे। बाह्य बल से किस प्रकार की स्थलाकृतियां बनेंगी, उदाहरण लिखिए, लिख दोगे। अब चूंकि भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी का टॉपिक ही अलग है, तो हम इनको बाद में पढ़ेंगे, छोड़ दो। जैसे हमने इसको छोड़ा है, इसको छोड़ दो। तो जब हमने बल को 2 भागों में बांटा, इन दोनों में से इसको छोड़कर इसको पकड़ लिया। आंतरिक बल को 2 भागों में बांटा, किस आधार पर? गति के आधार पर। ये मंद गति, ये तीव्र गति। ये महसूस नहीं हो सकता है, महसूस हो सकता है। अब जो ये मंद गति है, हम इसको पकड़ेंगे और इसको छोड़ देंगे, ठीक वैसे ही। अब आ जाते हैं हम लोग पटल विरूपण पर। किस पर आ जाएंगे हम लोग? पटल विरूपण पर। पटल विरूपण को इंग्लिश में कहते हैं डायस्ट्रोफिक। ये जो पटल विरूपण है ना, ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है समस्थैतिक, समस्थैतिक पटल विरूपण या समस्थैतिक संचलन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइसोस्टैटिक, आइसोस्टैटिक। अगर कोई पूछे कि ये समस्थैतिक संचलन क्या है, लिखने का तरीका सेम, कोई भी बेसिक चीज मत छोड़ना। जैसे ही मैंने कहा समस्थैतिक, तो आप बोलोगे पटल विरूपण का अंग है या हिस्सा है। दूसरा, स्थल मंडल पर होगा। कहां होगा? स्थल मंडल पर, यानी स्थल मंडल का मतलब है पृथ्वी की सतह पर। और क्या करता है पृथ्वी की सतह पर? संतुलन करता है। सर हमें समझ में नहीं आया, आगे और समझ में आएगा। फिलहाल आप ऐसे समझो कि मान लो कि ये एक जल राशि है, और इस जल राशि पे मैंने एक नाव छोड़ दी कुछ ऐसे। अब इस नाव में तुम्हारा बाबू यहां बैठा है और तुम यहां बैठे हो, और तुम दोनों का
नैन मटक्का हो रहा है, तो तुम्हारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यहां पर होगा, नाव संतुलित होगी। अचानक बाबू ने तुम्हें घायल कर दिया आंखों से, और तुम धड़ाल से नीचे गिर गए, तो क्या होगा? यहां वेट खत्म हो गया, यहां पे वेट बढ़ेगा, नाव नीचे की ओर जाएगी। तो नाव नीचे की ओर जाएगी तो पानी भी नीचे की ओर भागेगा, और ये पानी इधर से इधर आएगा, और यहां से ऊपर की ओर ऐसे आएगा, और ये वाला नाव का हिस्सा ऊपर उठ जाएगा। बोलो हाँ या ना? जो नाव ऐसी थी वो ऐसी होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, और फिर एक समय ऐसा है कि नाव फिर अपने आप को क्या कर लेगी? संतुलित कर लेगी। और जब नाव अपने आप को संतुलित कर ले तो ऐसी कंडीशन को समस्थितिकी कहा जाता है। इसी कंडीशन को क्या कहा जाएगा? समस्थितिकी। अब इसको कहाँ पे यूज करके दिखाता हूं मैं आपको। मान लो ये एक पर्वत है। अच्छा, इसकी परिभाषा क्या है ये सब अपन को प्रिंटेड नोट से मिल जाएगी। पॉइंट ध्यान रखना कि संतुलन करने का काम करेगा। अब ये परिभाषा ऐसा समझना ये है, अब ये पर्वत यहाँ पर कुछ हवाओं के द्वारा, नदियों के द्वारा कटा, और इसका बहुत सा हिस्सा यहाँ से ट्रांसफर हुआ और यहाँ पहुंच गया। पॉसिबल है नदियों के द्वारा पहुंच जाए। तो यहाँ से ये जो पर्वत है वो इतना कट गया, और इतना ही मलबा यहाँ ट्रांसफर हो गया। तो तुम मुझे बताओ, अब इसके द्वारा नीचे बल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। और ये वाला हिस्सा ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा? उठेगा। तो पृथ्वी अपने आप को संतुलित करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। तो भूकंप आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो जब भूकंप पृथ्वी में कब आते हैं? जब पृथ्वी अपनी समस्थितिकी की कंडीशन में होती है, वो अपने आप को संतुलन करना चाहती है। अरे गांव में भैंस देखी होगी रे तुम लोगों ने, तालाब में जब जाके भैंस लौट जाती है, पूरे शरीर में मट्टी लगा के आती है, और फिर जो बाहर निकलती है, फिर भैंस जब ऐसे ऐसे करती है, तो वो अपने आप को संतुलन ही तो कर रही है, पूरी मिट्टी को हटा रही है। जहां जहां उसको लगता है ज्यादा मिट्टी है वहां हट जाए। तो ये है जब पृथ्वी भी अपने आप को एडजस्ट करती है। भूकंप आने का मतलब पृथ्वी अपने आप को समस्थितिकी संतुलन में लाने की कोशिश कर रही। खत्म बात। अब तुम बोलोगे सर आपने तो कहा था कि पटल विरूपण तो महसूस नहीं होता, आप भूकंप की बात कर रहे हो। अरे जब संतुलन हो रहा होगा तब महसूस नहीं होगा, पर संतुलन की जो अंतिम पराकाष्ठा है वो अचानक होगी, तो वो आकस्मिक में आ गया ना। और ठीक इसी प्रकार से जब पृथ्वी की सतह के ऊपर, जैसे पॉइंट को क्लियर समझें सभी लोग, ये वाला पानी भरा हुआ है यहाँ पे, ये जो समुद्र होते हैं ना, इन समुद्र के अंदर भी पर्वत और पठार होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी की सतह पर होते हैं। तो जब पृथ्वी की सतह पर पर्वतों का या पठारों का मलबा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए, और पृथ्वी की सतह का जो स्थल मंडल है वो अगर संतुलित हो, तो समस्थितिकी। ठीक इसी प्रकार से पानी के अंदर अगर संतुलन हो रहा हो तो उसको क्या कहते हैं? सेम प्रक्रिया अगर जमीन पर हो तो समस्थितिकी संतुलन की प्रक्रिया को समस्थितिकी कहते हैं, और पानी के अंदर हो तो सुस्थितिकी। तो सुस्थितिकी संचलन का मतलब बताओ। जब जल सागरों या महासागरों के अंदर, स्थलाकृतियों के अंदर, स्थलाकृतियों में, अरे ठीक है रे जाओ ना, बुला दिया मेरे को, बड़ी मुश्किल से तो रट्टा लगा के आया हूं मैं। हाँ, क्या? कि जब सुस्थितिकी संचलन में महासागरों के अंदर जो स्थलाकृतियां हैं, उच्चावच हैं, उनमें संतुलन हो तो सुस्थितिकी, महाद्वीप की स्थलाकृतियों में संतुलन हो तो समस्थितिकी। ये दोनों किसका हिस्सा है? पटल विरूपण का। किसका हिस्सा है ये? पटल विरूपण का। अब पटल विरूपण का एक और पार्ट है जिसे बोलते हैं विवर्तनिक संचलन। क्या कहते हैं भैया? विवर्तनिक संचलन। और यही जो विवर्तनिक संचलन है, इसी संचलन से बनेंगे पर्वत, इसी से बनेंगे पठार, इसी से बनेंगे मैदान। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जब पर्वत बनने के बाद अपने आप को एडजस्ट करे समुद्र के अंदर तो सुस्थितिकी, इयोस्टैटिक कहते हैं इसको।
और जब वो महाद्वीप के ऊपर कोई स्थलाकृति अपने आप को व्यवस्थित करे, उसको सुनियोजित करे, वापस से अपने आप को मैनेज करे, तो उसे समस्थैतिकी कहते हैं। और ये सब चीजें जब अब मैं प्लेट पढ़ाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अब मैं कैसे बताऊं कि दो प्लेट टकराती है, एक प्लेट अंदर जाती है, विरलन होता है, वो टूटती है, फिर वो मैग्मा बदलकर जब वो ज्वालामुखी के रूप में ऊपर आता है, तो जितना टूटा उतना ही बन गया, इसे ही समस्थैतिकी कहते हैं। अब ये बात तो ऊपर से जाएगी, पर उसके लिए प्लेट टेक्टोनिक का समझना जरूरी है दादा। तो पटल विरूपण डायस्ट्रॉफिक में एक आइसोस्टैटिक, ये इओस्टैटिक, एक विवर्तनिक। विवर्तनिक का मतलब टेक्टोनिक मूवमेंट, इसी से बनेगा प्लेट टेक्टोनिक। समझ में आ रहा है? अब पटल विरूपण के अंदर हम कहां पर आ गए? विवर्तनिक में। तो अब हम पढ़ रहे हैं विवर्तनिक संचलन। विवर्तनिक संचलन, टेक्टोनिक मूवमेंट। इतना डिले दिखा रहा है ये ना, लिखते समय कैसा लग रहा है, एकदम लेट लेट से चल रहा है। विवर्तनिक जो संचलन है, यह दिशा के आधार पर दो प्रकार का होगा। दिशा के आधार पर, दिशा कौन सी होती है साहब? एक दिशा होती है ऊर्ध्वाधर और एक दिशा होती है क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर का मतलब, जब पटल विरूपण में कोई बल ऊर्ध्वाधर लगे, ऊर्ध्वाधर संचलन हो, तब उसे कहते हैं महादेश जनक संचलन। महादेश जनक संचलन का मतलब बल कैसा लग रहा है? ऊर्ध्वाधर, या तो नीचे से ऊपर की ओर या फिर ऊपर से नीचे की ओर। इंग्लिश में इसको कहते हैं एपिरोजेनिक, एपिरोजेनिक मूवमेंट। और क्षैतिज का मतलब होता है जब बल लगता हो, या तो इस प्रकार से बल लग रहा हो या फिर एक दूसरे के विपरीत बल लग रहा हो। तो अगर बल एक दूसरे की दिशा में लगता है तो उसको कहते हैं क्षैतिज में, या बल एक दूसरे के विपरीत हो या समानांतर हो, तो इसे कहते हैं पर्वत निर्माणकारी संचलन। पर्वत निर्माणकारी संचलन, इंग्लिश में कहें तो ओरोजेनिक। और पूरी कहानी तो यहीं पर टिकी हुई है। हम पढ़ने वाले क्या, जल्दी बोलो। क्लास पर्वत की हो रही ना, इसीलिए यहां पर आना जरूरी था हमारे लिए, इसीलिए इनको यहां पर लाना जरूरी था। अब हमने ऐसे पढ़ा, ये कौन हो गया? महादेश जनक संचलन, इंग्लिश में कहें तो एपिरोजेनिक। ये हो गया पर्वत निर्माणकारी संचलन, ओरोजेनिक। जो महादेश जनक संचलन है, यह और भी कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जैसे उत्थान या निर्गमन। जो निर्गमन है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इमरजेंस। क्या कहते हैं? इमरजेंस। और उत्थान को कहते हैं अपलिफ्टमेंट। एक और होता है अवतलन या निमज्जन। निमज्जन को कहते हैं सबमर्जेंस। निमज्जन का सबसे अच्छा उदाहरण है कोंकण तट भारत का। और इमरजेंस का सबसे अच्छा उदाहरण है कोरोमंडल तट। ये हम आगे बात करेंगे, जब चीजें आएंगी तो चीजें समझाऊंगा। अभी केवल इसमें बाइफर्केशन समझ लो। क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, बोलो? पर्वत। मैं क्लियर कर दूं, जो महादेश जनक है ना, इनसे पठार बनेंगे, इनसे मग्न तट बनेंगे, इनसे तटीय मैदान बनेंगे, इनसे बेसिन बनेंगे। तो जब पठार की क्लास पढ़ाऊंगा तो समझ जाना मैं किसकी बात करूंगा, महादेश जनक की। अभी तो पठार की क्लास पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी हम किसकी बात करने वाले हैं? पर्वतों की। अरे बोलो ना यार। तो पर्वत में भी फिर डिवीजन कर लेते हैं हम लोग, पर्वतों में भी हम डिवीजन कर लेते हैं साहब। कैसे? पर्वत में एक होता है अभिसारी कन्वर्जेंस, और एक होता है अपसारी डाइवर्जेंस। अभिसारी का मतलब है संपीड़न, कंप्रेस, और अपसारी का मतलब है तनाव।
तो पर्वत निर्माण कार्य में जब भी मैं बोलूंगा तनाव, तो इससे क्या बनेगी, कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनेगी, इससे बनेगी भ्रंश, इससे बनेगा हॉस्ट पर्वत, इससे बनेगा ब्लॉक पर्वत, और जब संपीड़न में आएंगे तो इससे बनेगा बलन, और बलन बड़ा होकर बनाएगा बलित पर्वत जैसे हिमालय। तो ये है पूरी कहानी, जो आपको एक बार मैं फिर से समझा देता हूं रिवीजन करके। बस बस बस, हमने यहाँ तक आए थे, हम स्थलाकृतियां पढ़ रहे थे, 3 प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। फिर स्थलाकृतियां क्यों बन रही हैं, परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन क्यों हो रहा है, बल लग रहा है, कितने प्रकार से, 2, अंदर से लगा तो आंतरिक बल, बाहर से लगा तो बहिर्जात बल, बाद में पढ़ेंगे बहिर्जात बल। आंतरिक बल को पकड़ लो। गति के आधार पर 2 भागों में, पटल विरूपण और आकस्मिक। आकस्मिक का मतलब भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, टॉपिक अलग है इसीलिए इसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो। पटल विरूपण का मतलब महसूस नहीं हो सकता, लंबी अवधि तक चलेगा। पटल विरूपण 3 प्रकार से, समस्थैतिक, सुस्थैतिक, विवर्तनिक। इन दोनों का अर्थ मैंने समझा दिया, इन दोनों को यहीं छोड़ दो, हम आगे पढ़ेंगे। किसको पकड़ लो, विवर्तनिक को। विवर्तनिक दिशा के आधार पर 2 प्रकार से, एक ऊर्ध्वाधर, एक क्षैतिज। विवर्तनिक वाला ऊर्ध्वाधर गया तो कहलाया महादेश जनक, क्षैतिज गया तो कहलाया पर्वत निर्माणकारी। महादेश जनक में हम पढ़ेंगे पठार, तो इसको फिलहाल यहीं छोड़ दो कि पठारी क्लास अभी होनी रही है। पर्वत निर्माणकारी में पढ़ेंगे पर्वत, इसको पकड़ लो। इसके 2 भाग हैं, एक अभिसारी, एक अपसारी। अभिसारी का मतलब संपीड़न, एक दूसरे से टकराएगा, सिखाऊंगा आगे में। अपसारी का मतलब एक दूसरे से दूर जाएगा, तनाव। जब भी संपीड़न होगा बलन बनेगा, इससे बलित पर्वत हिमालय बनेगा। जब भी तनाव आएगा भ्रंश बनेगा, होस्ट पर्वत बनेगा, ब्लॉक पर्वत बनेगा, जैसे कि विंध्याचल, वो हाँ विंध्याचल मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। सतपुड़ा विंध्याचल ब्लॉक पर्वत जैसे ही हैं, बच्चे हैं बेचारे अभी वो। यहाँ तक बात समझ में आई? तो जो अब अगली क्लास हमारी इसमें जाएगी वो इस पे जाएगी, शुरुआत करेंगे कि पहले तो इसमें कई सारे प्रश्न आएंगे, पर्वत क्या है, पहाड़ी क्या है, अब हम इस पर बात करेंगे कल की क्लास में। दूसरा, पर्वत में कई सारा सिस्टम है, जैसे पर्वत तंत्र किसे कहते हैं, बताओ भैया। पर्वत कटक किसे कहते हैं, बताओ भैया। पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं, बताओ। पर्वतमाला किसे कहते हैं, बताओ। अब ये 3-3 नंबर में आएगा, पर्वत किसे कहते हैं, पहाड़ी किसे कहते हैं, कटक किसे कहते हैं। तो इन सब की पूरी कहानी है, वो आपको कल यहाँ पर मैं सुनाऊंगा, जैसा कि दिख रहा है। और जहाँ तक कि विश्व के जो पर्वत हैं उनके लिए मैंने अलग से एक मैप भी बना के रखा हुआ है। इस प्रकार से हम मैप लगा के चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। दुनिया भर के पर्वत पढ़ेंगे, जैसे एटलस पर्वत, इस प्रकार से पहले से लिख के रखा है मैंने। क्यों इसलिए लिख के रखा है कि हमारा समय बचेगा। मैंने कहा ना कि पहली क्लास डिटेल में होगी, पॉइंट समझ रहे हो ना, पहली क्लास क्या होगी, डिटेल में होगी। तो जो हम लोग कर रहे हैं वो इसी प्रकार से होगा कि हमारी स्पीड, एक बार जब चीज़ें हो जाएंगी ना तो हम उनको बहुत स्पीड से कंप्लीट कर पाएंगे। तो पहले हम लोगों ने ये बेसिक कंप्लीट कर लिया, फिर हम ये देखेंगे पर्वत क्या है, इस पर बात करेंगे, कटक क्या है, पहाड़ी क्या है, और विश्व के प्रमुख पर्वत अपन ने क्या है पहले से ही स्लाइड बना के रखी हुई हैं। आप लोगों का समय बचेगा। तो अभी शुरू की 5 क्लास बेसिक क्लास होंगी, और उसके बाद फिर हम इस प्रकार से बहुत डिटेल में, जो हम पहले से ही स्लाइड बना के रखे हुए हैं, बस आपको पढ़ाना ही तो है और पीडीएफ देना है। तो जो बच्चे 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनका भी काम हो जाएगा, और जो बच्चे 24 की तैयारी कर रहे हैं उनका बेस भी बन जाएगा। तो एक तीर से 2 शिकार होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 30 लेक्चर में ये पूरा भूगोल खत्म करूंगा, उसके लिए मैंने व्यवस्थाएं पहले से बना के रखी हैं। अब ये सीरीज बंद होने वाली नहीं है, क्लियर है। चलिए, तो हम आपसे लेते हैं अलविदा, मिलते हैं फिर हम कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।